नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र आया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जिसे पार्टी ने न्याय पत्र का नाम दिया। 5 न्याय 25 गारंटियां। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादातर फ्री बीज की बात की गई है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, उसके अलावा जो है युवाओं को पहली नौकरी की गारंटी दी गई। तमाम इस तरह की बातें कही गई हैं। वो पूरा चुनाव घोषणा पत्र आप अगर पढ़ें और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और सोचें, तो आपको लगेगा कि आप लौटकर नेहरू के युग में आ गए। आपको लगेगा कि नेहरू की समाजवादी नीतियों के तहत ये चुनाव घोषणा पत्र बना है। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो ज़रूरतें हैं देश की, समाज की, युवा वर्ग की, किसान की, महिलाओं की, उनके बारे में इस न्याय पत्र में कुछ नहीं है। तो सार्वजनिक जीवन में, वैसे भी जीवन के हर क्षेत्र में एक चीज़ होती है, इतिहास बोध और वर्तमान बोध। इस घोषणा पत्र से, या न्याय पत्र कहें, जो कांग्रेस पार्टी कहती है, न्याय पत्र ही इसको कह के संबोधित करते हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस को न तो इतिहास का बोध रह गया है, न वर्तमान का बोध रह गया। वर्तमान का बोध नहीं रह गया है, ये तो उसकी जो जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ते समय जो कुछ बोल रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है, वो प्रमाणित होता है। वो किसी विरोधी के आरोप की ज़रूरत नहीं है, वो बीजेपी के या आरएसएस के किसी पदाधिकारी के बोलने की ज़रूरत नहीं है, और न ही किसी कांग्रेस विरोधी को बोलने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के अपने लोग जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कांग्रेस में रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो 50 साल कांग्रेस में रहे, वो जो छोड़कर जा रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उस पर कोई ध्यान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का नहीं है। ये बात समझ में आती है। इतिहास बोध की जो बात मैं कर रहा हूँ, एक छोटे से उदाहरण से, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष मौजूद थे, उसके अलावा पी चिदम्बरम जो चुनाव घोषणा पत्र की जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे, वो मौजूद थे। इन सब लोगों की मौजूदगी में बात शुरू की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उन्होंने याद किया बाबू जगजीवन राम को। बाबू जगजीवन राम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनका जन्मदिन है। वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, 1984 तक कांग्रेस में रहे। अब आप देखिए, इतिहास बोध का आलम ये है, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो 80 साल से ऊपर की आयु के हैं और पूरा दौर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बाबू जगजीवन राम ने 1977 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, लौटकर फिर कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं गए, और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब उनका जिक्र अगर कांग्रेस करती है तो कांग्रेस को इतिहास बोध नहीं है, कोई बात नहीं है, एक अपराध बोध तो होना ही चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब जिक्र किया बाबू जगजीवन राम का, तो उनको सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। वो कांग्रेस का गलत कदम था, वो गलत फैसला था, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत किया। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, छोटी सी नहीं, बड़ी राजनीतिक घटना है, पूरी देश की राजनीति बदल सकती थी उस घटना से। और वो घटना है 1979 की, जब चौधरी चरण सिंह की सरकार को समर्थन देने से संसद में कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। समर्थन की घोषणा करके चिट्ठी देकर राष्ट्रपति को सरकार बनवाई। जब वो पहली बार संसद का सामना करने जा रहे थे, रास्ते में थे, उस समय घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन विड्रॉ कर लिया है। चौधरी चरण सिंह संसद नहीं गए, राष्ट्रपति भवन गए और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बात होने लगी वैकल्पिक सरकार की। लोकसभा में कौन बना सकता है, राष्ट्रपति का ये दायित्व था इस बात को एक्सप्लोर करना, इस बात की संभावना तलाश करना कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना है। अगर उनको लगता कि नहीं, कोई वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना नहीं है, तो वो लोकसभा भंग करके नए चुनाव का ऐलान कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा जनता पार्टी जो बची हुई थी, जनता दल का एक हिस्सा चौधरी चरण सिंह के साथ निकल गया था, उसके बाद जो जनता पार्टी बची हुई थी उसमें कांग्रेस वो के लोग थे, कुछ सोशलिस्ट भी बच गए थे, उसके अलावा जनसंघ घटक था, और छोटे छोटे जो है
छोटी छोटी पार्टियां थी जो जनता पार्टी के रूप में मौजूद थीं, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई और तय किया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और हमारे नेता होंगे बाबू जगजीवन राम, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। समर्थन जुटा लिया गया। जितने क्षेत्रीय दल हैं, डीएमके, अकाली दल, इस तरह की कई पार्टियां समर्थन देने के लिए राजी हो गई कि लोकसभा चुनाव को टाला जा सके इस कारण से। और समर्थक सांसदों की सूची बनाई जा रही थी राष्ट्रपति की चिट्ठी के साथ नत्थी करने के लिए। वो सूची टाइप की जा रही थी, तब तक राष्ट्रपति भवन से संदेश आया कि राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी है और नए चुनाव का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी जानती थीं कि अगर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन गए तो 1982 तक जो लोकसभा का कार्यकाल था तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और वो उनकी सरकार अच्छी चलेगी। बाबू जगजीवन राम के खिलाफ आपके मन में, उनके बारे में आपकी कोई भी धारणा हो, वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, ये उनके विरोधी भी मानते हैं। पहली बार देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बनता। देश को पहला दलित प्रधानमंत्री बनने से अगर किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी ने। अब ये सब जो पार्टी कर चुकी हो, वो बाबू जगजीवन राम का नाम ले, ये बात तभी कही जा सकती है जब आपको अतीत का ज्ञान न हो, अतीत का बोध ना हो और आपको अपनी गलती का भी एहसास ना हो। ये एक बात कही मैंने जो तथ्यात्मक रूप से जो गलती मल्लिकार्जुन खड़गे ने की उसके बारे में। तो कांग्रेस का इतिहास बोध इस तरह का है और कांग्रेस का वर्तमान बोध, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। सब कुछ बड़ा स्पष्ट सा है। कांग्रेस से जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं, वो वही बातें कह रहे हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ए.के. एंटनी के नेतृत्व में चुनाव में हार की समीक्षा पर विचार करने के लिए, उसके कारण तलाशने के लिए एक ए.के. एंटनी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा था, जो उसका निचोड़ था वो ये कि कांग्रेस पार्टी की हार में सबसे बड़ा कारण है उसका हिंदू विरोधी छवि बन जाना, उसकी हिंदू विरोधी छवि बन जाना और मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में पहचान बन गई है कांग्रेस पार्टी की। और अगर आप बाकी उसके बाद के 10 साल देखें, 2014 से 2024 में हम आ गए हैं, कांग्रेस ने जो कुछ किया है उस धारणा को और पुष्ट करने के लिए किया है। ये बात कांग्रेस छोड़ने वाले कह रहे हैं। दो घटनाओं का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। पहला, उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ कहा सनातन धर्म के बारे में, और उसके बाद कांग्रेस जिस तरह से चुप रही, चुपचाप एक छोटा सा बयान देकर कि हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने विरोध का कोई स्वर, कोई आवाज़ नहीं उठाई। सनातन का विरोध भारत में हो, ये बात कल्पना से परे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी सामान्य सी बात है। कांग्रेस पार्टी के लिए उदयनिधि स्टालिन का ये बयान कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पर उसको विरोध करने की ज़रूरत पड़े। क्या होता, डीएमके उसके साथ गठबंधन नहीं करती, 9 सीटें जो मिली हैं गठबंधन में वो नहीं मिलती, हो सकता है 9 की 9 जीत जाए कांग्रेस, और इस बात की आशंका हो सकती थी कि वो हार जाती अगर गठबंधन नहीं होता। कीमत कितनी बड़ी आप चुकाने को तैयार हैं अपने विश्वास पर अडिग रहने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, भले ही उनकी आवाज़ रही हो, उनके शब्द रहे हों, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारी मजबूरी है कि चुनावी राजनीति के चलते हम वो बात बोल नहीं सकते सार्वजनिक रूप से, लेकिन हम जब सत्ता में थे तो हम भी वही कर रहे थे। हम सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे थे। हम जो है हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए या हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए, सनातन धर्म को कलंकित करने के लिए जो कुछ संभव सरकारी तंत्र के द्वारा हो सकता था वो सब कुछ कर रहे थे। तो उदयनिधि स्टालिन जो बोल रहे थे, दरअसल वो कांग्रेस की विचारधारा है जिसका प्रकटीकरण वो अपने शब्दों में कर रहे थे। उनकी बात तमिलनाडु तक सीमित है, कांग्रेस की बात जो है पूरे देश में जाती है। तो कांग्रेस जो है उस विचारधारा से सहमत है, ये संदेश कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर आपको कोई शंका बची रह गई हो, अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की
जो मूर्ति स्थापित की गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। निमंत्रण कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो नहीं गए नहीं, वो एक बात है, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है। ये उसी तरह की बात थी जब कोरोना के दौरान ये कहा गया कई पार्टियों, कई नेताओं द्वारा कि जो वैक्सीन बनी है कोरोना को रोकने के लिए, वो वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश हुई। अगर वो सफल हो जाते तो लाखों लोग मरते, लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हुई। मैं मानता हूं कि ये उससे भी बड़ा अपराध है कि आप अपने देश की, अपने समाज की संस्कृति के खिलाफ खड़े हो जाएं। राम का विरोध का मतलब है भारत की संस्कृति का विरोध। राम इस देश की प्राणवायु हैं, इस देश की संस्कृति के, और उनका विरोध करने का मतलब है कि आप इस देश की सनातन सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, उसके विरोध में खड़े हैं। जो काम मुगलों ने किया, मुस्लिम शासकों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, उसी काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये संदेश आप दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने वो किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं उनका कहना है कि इस घटना के बाद उनका दम कांग्रेस में घुटने लगा। उन्होंने कहा कि हम कैसे जो है सनातन धर्म के विरोध में, भगवान राम के विरोध में बोलें, कैसे हम ये कामना कर सकते हैं उदयनिधि स्टालिन की तरह कि सनातन धर्म का नाश हो जाए। ये एक बीमारी है, संक्रामक रोग है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। ये उदयनिधि स्टालिन का बयान था जिसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस अगर उस दिन सड़कों पर उतर आई होती, उसका विरोध किया होता, तो उसके बारे में जो छवि बनी है, उसकी जो धारणा बनी है उसके बारे में हिंदू विरोधी होने की, शायद वो छवि थोड़ी धूमिल हो जाती। पूरी तरह से तो नहीं बदलती, वो दाग पूरी तरह से तो नहीं हटता, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस बात को मानती है जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा। दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, मैंने इतिहास बोध की बात की, कांग्रेस के वर्तमान बोध की बात समझिए। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का मुद्दा नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 10 साल की भाजपा की और मोदी की सरकार नहीं है। सोचने की बात यह है कि उसके अपने लोग जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो जो बातें कह रहे हैं उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो समझ में आता कांग्रेस को कि वर्तमान बोध उसका समाप्त हो गया है। समाज और देश किस तरह से बदल रहा है, उसका असर उसकी अपनी पार्टी पर क्या पड़ रहा है, ये बात कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही है। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आप हिमंत बिश्व शर्मा से शुरू कीजिए और गौरव वल्लभ तक चले आइए, संजय निरुपम तक चले आइए। सबका एक स्वर में एक ही बात कहना है। शब्द सबके अलग अलग हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष जो है वो ये कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। जो अपनी पार्टी के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता, वो देश को न्याय दिलाने की बात करेगा तो उस पर भरोसा कौन करेगा। तो समस्या सबसे बड़ी कांग्रेस की है कि उसके शीर्ष नेतृत्व पर देश के लोगों का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो वो न्याय की बात करे या गारंटी की बात करे, उस गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। उस न्याय को अन्याय में बदलते हुए लोग देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। कैसे विश्वास कर लें कि कांग्रेस पार्टी न्याय दिला सकती है। तो कांग्रेस पार्टी दावा कुछ भी करे, कांग्रेस पार्टी को ये बात, कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने कभी सोचा कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में घूम घूम कर प्रचार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। ये बात सरासर झूठ, सफ़ेद झूठ साबित हुई, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। राहुल गांधी ने आज तक उस पर कोई अफसोस जाहिर किया? जनता ने उसका जवाब दिया, जनता की अदालत में भी उसका जवाब मिला, लेकिन राहुल गांधी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक कंपनी की, एक प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट आई अडानी के बारे में, और वो रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी साबित हुई। और राहुल गांधी आज तक उसका प्रचार करते हैं कि सरकार ने किस तरह से
आउट ऑफ द वे जाकर कानून तोड़कर, कानून को धता बताकर अडानी की मदद की। और अब उन्होंने जो इलेक्शन एफिडेविट फाइल किया है उससे पता चल रहा है कि पिछले 5 साल में उनकी आमदनी जो बढ़ी है, वो जो कॉरपोरेट सेक्टर में उन्होंने निवेश किया है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया, उनकी आमदनी बढ़ी है उन्हीं कंपनियों में निवेश करके, क्योंकि उन कंपनियों का कारोबार बढ़ा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से प्रगति हुई है। इस कारण उन कंपनियों की स्थिति सुधरी है, उनका लाभ बढ़ा है, उनका कारोबार बढ़ा है, इसलिए राहुल गांधी का मुनाफा बढ़ा है। ये इसका निजी और व्यक्तिगत रूप से जो है लाभ होने के बाद, अनुभव होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं होता। वो गलत बयानी करने को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और उनको लगता है कि वो कहेंगे और लोग विश्वास कर लेंगे। पहले उनको इस बात का आकलन करना चाहिए कि लोग, देश के लोग उनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते, और उससे पहले उनको इस बात का आकलन करना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। क्या किसी सुधार की ज़रूरत है? क्या किसी बदलाव की ज़रूरत है? ये प्रश्न तभी पूछे जा सकते हैं, उनके मन में तभी आ सकते हैं जब उनको वर्तमान का बोध हो कि कैसे देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, उनकी अपनी पार्टी के लोगों की सोच बदल रही है। तो जिसको अपनी पार्टी का, अपने घर का कोई पता ना हो, वो देश को न्याय दिलाने की बात करे तो केवल हंसा जा सकता है। उस पर विश्वास करने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बनता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।